अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पाकिस्तान का 75वां यौम सालगिरह था और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया। कुछ लोगों ने अपने घर में रह के इसको सेलिब्रेट किया, टीवी पे डिफरेंट शोज़ देख के सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख के इसको सेलिब्रेट किया होगा, कुछ लोगों ने अपने घर में झंडियाँ लगा कर इसको सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने सड़कों पर निकल कर भी इसको सेलिब्रेट किया। कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट किया और आज़ादी का मतलब ही यही है कि जिस तरीके से कोई चाह रहा था उसने अपनी मर्ज़ी से आज के दिन को सेलिब्रेट किया। अब आज के व्लॉग का मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसे कानून पर, कुछ ऐसे कवानीन के ऊपर बात करना चाहूँगा जो जिनको ख़त्म करने के लिए भी आप कह सकते हैं हमने आज़ादी ली थी। उसमें से एक कानून, एक कवानीन है सेक्शन 144। मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेक्शन 144 है क्या, फिर मैं इसके बाद आपको सेक्शन 144 की हिस्ट्री बताऊँगा और फिर मैं बताऊँगा कि वो किस तरीके से आज भी पाकिस्तान में लागू है और वो किस तरीके से रीज़न बन रहा है लोगों को आज़ाद ना रहने का और किस तरीके से वो लोगों की आज़ादी को रोकता है। अब सेक्शन 144 है क्या? सेक्शन 144 ये है, वो ये कहता है कि जी एक 5 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है और समहाउ जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उन पर भी पाबंदी लग जाती है। ये छोटी मोटी आप बातें समझ जाएं, ये सेक्शन 144 कहता है। बहरहाल अब सेक्शन 144 की हिस्ट्री क्या है? ये 1970s में इसको 144 बोल दिया, लेकिन उससे पहले ये और मुख्तलिफ नामों के साथ इस्तेमाल किया जाता था और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये ब्रिटिश सरकार या जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया की सरजमीन पर हुकूमत करती थी, ये तब से नाफिज है। और अब मैं आपको ज़रा बता दूँ ये किस तरीके से यहाँ पे पंजाब की सरजमीन पर या इस पूरे इंडियन सब कॉन्टीनेंट की सरजमीन पर लगाया गया था। हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो ऐसे बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टीनेंट में ऐसे बहुत सारे नौजवान थे जो समहाउ उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे और ब्रिटिश आर्मी ने उनको अपनी फ़ौज में लिया ही इसलिए था कि समहाउ वो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उन लोगों की खिदमात को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो उनको फिल फॉर फौज से निकाल दिया गया। तो जो वो लोग थे वो समहाउ सरकार के अगेंस्ट हो गए और एक इस किस्म का आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर बनने लग गया कि लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खिलाफत थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया और मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे वो भी समहाउ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और एक और रीज़न बन गया प्रोटेस्ट करने का हुकूमत के अगेंस्ट। तीसरी दफ़ा आपने ये देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के मुख्तलिफ रीज़न्स थे। समहाउ एक रीज़न ये भी था कि उन्हीं दिनों में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स थे बहुत सारे, उनको लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन जब उनको शामिल नहीं किया गया तो आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। और एक और रीज़न ये था कि उन दिनों जो हमारे नेबर्स में उस वक्त तो समहाउ जो रशिया था उसके अंदर रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रशियन रेवोल्यूशन की वजह से इस सरजमीन पर भी एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, जिसमें से समहाउ एक भगत सिंह भी था। लेकिन ये तमाम तर लोग जब इकट्ठे हुए तो ये एक लगने लग गया कि अब ये किसी भी प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और ये सरकार के अगेंस्ट कुछ करेंगे। तो उन दिनों सेक्शन 144 को ब्रिटिश सरकार ने नाफिज किया इस पूरी सरजमीन के ऊपर और उस वक्त इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता था। बहरहाल जब उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया तो अब लोगों की जितनी भी मूवमेंट थी उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाहर निकलते थे, जगहों पे जमा हो जाते थे और सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी कि किस तरीके से इन लोगों को रोका जा सकता है। फिर उन्हीं दिनों आपने देखा एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर जलियांवाला बाग में तकरीबन 3000 लोगों को ओपन फायर करके मार दिया गया, जब जनरल डायर ने ये अपने ऑर्डर्स दिए कि इनके ऊपर ओपन फायर कर दिया जाए, खुलेआम गोलियां चलाना शुरू कर दी जाए। जब ये केस कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो उसको उन्होंने डिफेंड इस तरीके से किया और कहा कि जी हमने तो 144 नाफिज किया हुआ था, तो ये इतने सारे लोग यहाँ पे करने के आए थे। और आप अगर ये जलियांवाला बाग की हिस्ट्री पढ़ें तो सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसफ़र किया गया था, इससे ज़्यादा उसको कोई सज़ा नहीं दी गई थी हुकूमत की तरफ से। बहरहाल कई सालों बाद हम लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मकसद थे जो हमने आज़ादी हासिल करने के बाद पूरे भी कर लिए, लेकिन उनमें से एक मकसद ये भी था, होना चाहिए था कि इस किस्म के कानून और कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो आज तक ख़त्म नहीं हुए। अगर अब आप इस बात को पढ़ें तो जो 144 है ये हमेशा ही इसलिए इस्तेमाल किया गया कि लोगों का प्रोटेस्ट रोका जा सके, लोगों का जो एक ओपिनियन बन रहा होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको रोका जा सके और लोगों को कहीं पर इकट्ठे ना होने दिया जाए। अगर सर 144 की आप बात करें तो जब
से मैं पैदा हुआ हूँ और जितनी मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ी है उसमें मुझे लगता है सिर्फ 2 जगहों पर 144 का सही तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक कोविड के दिनों में जब 144 लगा दिया गया, पंजाब में भी लगा, बाकी मुख्तलिफ इलाकों में भी लगा कि लोग इकट्ठे ना हों, तो मुझे लगा शायद इसका कोई फ़ायदा हुआ है। या जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा होता है तब भी ये लगा दिया जाता है, तो लगता है कि शायद इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन उसके अलावा इसको हमेशा इसलिए इस्तेमाल किया गया कि लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जा सके। मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूँ? मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि समहाउ इस्लामाबाद में भी 144 फिर से लगा दिया जाएगा, ताकि कोई आके इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई इस्लामाबाद में आके जमा ना हो सके। लेकिन यहाँ पे सोचने की ज़रूरत सोचने की ज़रूरत ये है कि हमने ये जो आज़ादी हासिल की थी वो हमने अंग्रेज़ों से तो कर ली थी, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं इनसे हमें आज़ादी कब मिलेगी? जो ये बैठ के हमें डिक्टेट कर रहे हैं, जो बैठ के हमें ये बता रहे हैं कि आप किसी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी एक जगह पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इनसे हमें आज़ादी कब मिलेगी? और ये इस किस्म के जो कवानीन है वो कब ख़त्म होंगे? बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।